दे दिया index.html। यहाँ पे बॉयलर कोड आप ले ले, आपका टाइम सेव करेगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया, एक H1 टैग ले लिया जो हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ भी कंटेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ या जस्ट हमने लिख दिया, हेडिंग ही लिख दिया, ठीक है, जस्ट हेडिंग लिखा, उससे बेहतर है कि मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, क्या, वी आर लर्निंग CSS। ये जस्ट एक मैसेज हमने लिखा है जो कि मैंने H1 टैग के अंदर में हमने लिखा है। पहले मैं इसको रन करके देखते हैं। गो लाइव पे हम लोग क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे ब्राउजर में आप सिंपल सा आउटपुट आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वी आर लर्निंग CSS, जो कि सिंपल सा ब्लैक कलर में टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बॉडी कलर का जो है वो व्हाइट है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, लेकिन इसको कैसे चेंज करना है मैंने आपको HTML में भी बताया था, BG कलर वगैरह कैसे यूज करना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग इसके थ्रू किस तरीके से हम यूज करेंगे उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में हमने जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर इसको हमें HTML के थ्रू अगर मुझे इसमें इसका कलर चेंज करना होगा, दूसरा कलर रखना होगा, अलाइनमेंट करना होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इसी के अंदर में आप फॉन्ट जो टैग है उसके थ्रू आप इस चीज को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि CSS के थ्रू अगर मुझे इसमें स्टाइलिंग को ऐड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे कोडिंग कितना आसानी से आप इस चीज को आप कर पाएंगे उसको समझिए। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइप के बारे में मैंने बताया, जिसको मैंने क्या बताया कि इनलाइन CSS, नाम से ही समझ में आपको आएगा कि एक ही लाइन में आपको स्टाइलिंग को ऐड करना है। तो हम कैसे उस चीज को हम कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे H1 टैग में कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहते हैं, तो H1 टैग के अंदर यहाँ पे स्पेस आप ले लीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्पेस ले लिया है और एक आपको लिखना है स्टाइल, स्टाइल कीवर्ड यूज करना है, इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में अब आप क्या एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कलर, कोलन, कोलन से सेपरेट करना है। और फिर आपको कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, आप रेड देना चाहते हैं, आप रेड दे दीजिए। फिर सेमी कॉलन जरूर आपको देना है। और अब अगर हम इसको सेव करते हैं और अगर हम आउटपुट देखने आए तो इस टेक्स्ट का कलर रेड रेड हो चुका है। एकदम इजी है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इनलाइन CSS, क्योंकि हम उसी टैग पे डायरेक्टली उसी के अंदर जाके स्टाइल को हमने ऐड कर दिया कि मुझे एक स्टाइल ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो कलर मैं चाहता हूँ रेड करना, तो आप यहाँ पे रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक ही लाइन में मल्टीपल एट्रीब्यूट को आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही आप नहीं ऐड कर सकते, मल्टीपल चीजों को आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो उसको आप किस तरीके से ऐड करेंगे, जैसे कलर हमने यहाँ पे दे दिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि उसका बैकग्राउंड जो है उस पर्टिकुलर H1 का बैकग्राउंड कलर दूसरा हो जाए। अभी जो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं कि व्हाइट वहां पे दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, और प्लस आप VS कोड यूज करते हैं तो इंटेलिजेंस भी आपको देखने को मिलेगा। और बैकग्राउंड कलर जस्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। और फिर आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, कलर के लिए भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो भी कलर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, यहाँ पे जस्ट हमने दे दिया ब्लू वायलेट कलर, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन लास्ट में जरूर दे दीजिएगा। तो ये दो हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड किया मैंने, एक तो रखा कलर और एक रखा बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट। इसको हम सेव करते हैं और आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। अभी आप देख पाएंगे कि जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो चुका है, प्लस यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर था वो यहाँ पे रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरीके से आप इसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं कि ये सेंटर में आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम इसी लाइन में हम रहेंगे, इसी लाइन में रहेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, हो गया कि बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हमने कर दिया है। और तीसरा प्रॉपर्टी में दे रहा हूं जो कि मैं चाहता हूं कि अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, टेक्स्ट अलाइन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट को अलाइन करना है, लेकिन टेक्स्ट अलाइन लिखने का तरीका क्या है कि टेक्स्ट के बाद बीच में हाइफन देते हुए फिर आप अलाइन लिखेंगे। और फिर आप यहाँ पे जो भी सेंटर लेफ्ट राइट बाय डिफॉल्ट तो जो होता है वो
लेफ्ट में होता है, लेकिन आप वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और सभी एक ही लाइन में हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अगर अब आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वी आर लर्निंग सीएसएस, जो हमने हेडिंग जो दिया था वो जस्ट यहाँ पे आपको सेंटर में आता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम इनलाइन इसको हम कहेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि इनलाइन सीएसएस अगर आप यूज करते हैं तो आप अगर बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसका यूज कीजिए। इसका ड्रॉबैक क्या है पहले उसको आप समझिए। इसका ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि जब भी आप मान लीजिए कि अगर आप मैं यहाँ पे एक और यूज करना चाह रहा हूँ, सपोज मैंने इसी लाइन को मैंने यहाँ पे सपोज मैंने दूसरा एक लाइन यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या H1 टैग एक और रखा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने वही कंटेंट रख दिया कि वी आर लर्निंग CSS, कुछ इस तरीके से, या कंटेंट अलग भी हो सकता है। जस्ट आप समझने की कोशिश कीजिए, कंटेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव अगर हम करते हैं और अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो इसमें तो ये चीजें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम वही प्रॉपर्टी अगर मुझे इसमें भी अगर यूज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस, यानी फिर से हमें ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है स्टाइल इक्वल्स टू, ये सारा चीज जो है मुझे वहां पे भी मेंशन करना होगा। यानी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और वही चीजें हमें यहाँ पे भी लिखना होगा, जो कि यहाँ पे H1 में स्टाइल करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद फिर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो दोनों में उस तरीके से सेम प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि आप जितनी भी चीजें आप करेंगे, आप चाहते हैं कि H1 दो H1 है और दोनों में सेम प्रॉपर्टीज आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बार बार वो चीजें स्टाइल आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपल एक ही बार आप यूज करना चाहते हो, कुछ स्टाइल को ऐड करना चाहते हो लेकिन वो एक ही पे ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में आप डेफिनेटली स्टाइल आप टैग यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम चीज आपको दूसरे टैग पे भी यूज करना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि H1 ही होगा। आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया ये H2 टैग इसको कर दिया मैंने, ठीक है। तो लेकिन प्रॉपर्टीज तो वही चीजें आप यूज कर रहे हैं, जो H1 में यूज कर रहे हैं वही आप H2 में भी आप यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको कोडिंग तो उतना आपको करना पड़ेगा, जो ऊपर हमने लिखा था वही कोडिंग आपको नीचे भी करना पड़ेगा। आप देखेंगे H2 में साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है H1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कोडिंग जो है आपका कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंटरनल हम कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको जो बताया वो क्या पार्ट हो गया, ये हमारा इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया कि आपको एक ही लाइन में सारा चीज आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर दूसरा टैग अगर आप यूज करते हैं उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज अगर आपको यूज करना होगा तो फिर से वो सारा कहानी आपको फिर से दूसरे वाले टैग में भी लिखना होगा, जो आपके टाइम को बिल्कुल भी सेव नहीं करेगा। फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो सबसे पहले आपको यही बताया कि सीएसएस जो है आपके वक्त को बचाता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस यहाँ पे ये कब यूज करेंगे, जब सिंगल टैग पे काम करना हो, एक ही टैग हो, बस एक बार यूज करना है, बार बार वो चीजें नहीं होगा तो आप इसका यूज कर लें तो ओके है। लेकिन बार बार अगर यूज करना होगा तो बिल्कुल भी आप इसका यूज ना करें। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा, सेकेंड पार्ट, जो कि है इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे उस चीज को समझिए। इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या, कि अभी यहाँ से जो कुछ भी मैंने स्टाइलिंग किया था ये सारा स्टाइलिंग यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने सिंपल सा H1 टैग रखा है और दूसरा हमने S2 टैग हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमें अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो ये सिंपल सा नॉर्मल तरीके से आपको दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जब हमें यूज करना होगा इंटरनल सीएसएस, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आप हेड टैग आप जो देख रहे हैं जहाँ पे मेटा वगैरह सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल आपको देखने को मिलेगा, इस हेड टैग के अंदर में आपको एक न्यू टैग यूज करना है जिसको हम कहेंगे स्टाइल। कुछ इस तरीके से क्या हम यूज करेंगे, स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज करना है और इसी के अंदर में आपको आना है। फिर आपको बताना है कि आप किस पे काम करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि मैं चाहता हूं H1 पे काम करना, तो आप H1 टैग लिखें, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो चुका है। और फिर आप कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो जो प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं कि कलर आप रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर
आप येलो रखना चाहते हैं, टेक्स्ट को आप अलाइन करना चाहते हैं सेंटर में, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया कि इस तरीके से करेंगे। तो ये इनलाइन यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने हेड टैग के अंदर में एक स्टाइल टैग बनाया और फिर यहाँ पे H1 लिखा और फिर उसके अंदर में इस चीज को मैंने कर दिया। अब इसको हम सेव करेंगे। अब आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये H1 टैग पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन H2 पे तो नहीं हुआ है। फिर आप सोचेंगे क्या फिर H2 के लिए हमें फिर से वो चीजें लिखना होगा कुछ इस तरीके से H2, और फिर वो जो भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे जो लिखा था, ये सभी प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे भी लिख दिया। और उसके बाद फिर आउटपुट देखेंगे तो जो H2 टैग है उस पे भी आ चुका है। लेकिन फिर आप सोचेंगे फिर तो कोडिंग तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये आप नहीं लिखें, और आप क्या कीजिए, H1 आपने यहाँ पे लिखा है, यहीं पे आप कॉमा देते हुए H2 कर दें। इसका मतलब क्या कि H1 कॉमा H2 मतलब दोनों ही टैग पे ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाएगा। और ये n नंबर पर अगर सेम प्रॉपर्टीज अगर आपको और भी अगर नीचे अगर आप टैग और भी हमारे पास में अगर है उस पर भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और टैग डाल दिया, एक और टैग डाल दिया, और यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया S3 टैग। S3 S2 से छोटा होगा, H4 उससे छोटा होगा, और ये H6 तक जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया H1 H2 S3 S4 दे दिया। अगर फिलहाल अगर अभी आप देखेंगे आउटपुट आपको किस तरीके से दिखाएगा, आउटपुट आपको बस ऐसे दिखाएगा कि H1 और H2 में ये सभी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होगा, लेकिन क्या H3 और H4 में होगा क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमने S3 और S4 को मेंशन नहीं किया है। अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे H1 पे इंप्लीमेंट हो रहा है, S2 पे हो रहा है, S3 एंड H4 पे इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइम कैसे सेव हो रहा है समझ में आ गया होगा। यहीं पे आप कॉमा देते हुए H3 कॉमा H4 कर दीजिए, कितना टाइम आपका सेव कर रहा है। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। फिलहाल आप आउटपुट आप यहाँ पे देख ले, H1 H2 H3 H4 सभी पे वो सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कर चुका है। तो ये पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट हमने देखा। इनलाइन आपको यहीं पे आपको प्रॉपर्टीज को ऐड करना है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं क्या इंटरनल, तो आपको स्टाइल टैग के अंदर में कौन से टैग पे काम करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए, और यहाँ पे सेम एक प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज के बीच में सेमी कोलन देना कंपलसरी है, इस बात पे ध्यान दें। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे एक लाइन में लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, H1 कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा H4 कलर रेड, आपको लाइन को नीचे कर लें आप, और कुछ इस तरीके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और यहाँ पे टाइम किस तरीके से सेव करता है CSS स्टाइलिंग आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इस तरीके से और भी इसके इसके नीचे मान लीजिए कि आपने एक पी टैग ले लिया, पैराग्राफ ले लिया, इसके अंदर में आपने कुछ कंटेंट आपने डाल दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप एक और पैराग्राफ डाल दिया है। पैराग्राफ में आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको ऐड करना है, तो यहाँ से मत कीजिए, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आएंगे, पी लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्या चाहिए आपको, कलर, कलर आप क्या देना चाहते हैं, आप चाहते हैं ग्रीन कलर देना चाहते हैं, आपने ग्रीन दे दिया। आप और भी फॉन्ट फैमिली जो भी आप जो भी चीजें ऐड करना होगा, बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हैं, तो आप उस जो भी प्रॉपर्टीज आपको ऐड करना होगा वो सभी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो दे दिया है, और अब आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे कि प्रॉपर्टीज भी, पैराग्राफ भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हमें इंटरनल CSS पे किस तरीके से काम करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और इसका क्या एडवांटेज है वो भी आप समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट ये है कि एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मतलब नाम से ही समझ में आएगा कि अभी जो कुछ भी हमने यहाँ पे किया है स्टाइलिंग, ये सेम पेज पे किया है, यानी हमने स्टाइलिंग जो लिखा है नीचे हमारा कंटेंट था, बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर में यहाँ पे सारा कंटेंट था, और इसको मुझे स्टाइलिंग करना था, तो हमने जस्ट सेम इसी पेज पे स्टाइल टैग लिखते हुए सारा काम हमने कर दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करना होगा कि ये इंटरनल जो है ये हमें यहाँ से निकाल देना है, और फिर हमें एक्सटर्नल कैसे यूज करना है, फिर उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से काम करना होगा
उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अब मुझे एक्सटर्नल यूज करना है, तो ये जो स्टाइल टैग है, जो हेड टैग के अंदर मैंने लिखा था, उसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सिंपल सा आउटपुट आ रहा है, कोई भी स्टाइलिंग इसमें ऐड नहीं हो रहा है। जो कि हमने स्टाइलिंग में कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट वगैरह डाला था, ये यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू इसको करना होगा। तो इस पेज से हम स्टाइलिंग नहीं करेंगे, डिफरेंट पेज हम बनाएंगे और उसके थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे, जहाँ पे आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। और यहाँ पे आप कुछ भी एक नाम दे दें, मैंने जस्ट ई एक्स नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो है सी एस एस दीजिए यहाँ पे। जैसे हमने एच टी एम एल में डॉट एच टी एम एल लिखा करते थे एक्सटेंशन, सेम उसी तरीके से सी एस एस में ये ई एक्स की जगह पे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन एक्सटेंशन डॉट सी एस एस कंपल्सरी तौर पे देना है। एंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे ई एक्स डॉट सी एस एस, जो कि कंप्लीटली ब्लैंक पेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि वो स्टाइलिंग जो हम लोग इंटरनली करते थे, अब मुझे यहाँ से करना है। तो हमारे पास में क्या क्या टैग है, H1, H2, H3, H4, तो वही सब चीजें हम लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपको HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग कुछ नहीं लिखना है। जस्ट आप एलिमेंट का नाम लिखें कि H1 पे मुझे काम करना है, कॉमा H2 पे काम करना है, कॉमा H3 पे काम करना है, कॉमा H4 के पे काम करना है, और कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टीज आप ऐड करना चाहें, जैसे कलर, कलर हमने रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यही चीज वहां पे भी कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक एडिशनल एक पेज बनाया और वहां पे ये सारी चीजें कर दिया। तो क्या ये सभी प्रॉपर्टीज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट होगा क्या? तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं होगा। रीजन ये है कि अगर आप आउटपुट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये बिल्कुल भी वहां पे जो कुछ भी हमने लिखा था प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट नहीं हुआ है। इसका रीजन बस यही है कि हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर में हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन ई एक्स डॉट सी एस एस के बारे में हमने नहीं बताया है। यानी मुझे लिंक करना होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ex.css फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। तो लिंक हम यहाँ पे कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे, इस चीज को आपको समझिए। आपको फिर से हेड टैग के अंदर ही आना है, और यहाँ पे टाइटल के नीचे ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है लिंक, REL मतलब रिलेशन, और इक्वल आपको देना है। इक्वल साइन देते ही डबल कोट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको लिखना है इसमें स्टाइल सीट, और फिर स्पेस लेते हुए आपको जस्ट यहाँ पे आप टाइप लिखना चाहें आप दे सकते हैं कि टेक्स्ट अब्लिक CSS, और फिर href इक्वल्स टू ex.css। href आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको लिंक करना है किसके साथ, रिलेशन स्टाइल सीट के साथ। वो टाइप क्या है, जो स्टाइल सीट आप बना रहे हो कौन सा टाइप का है, तो वो टेक्स्ट या CSS टाइप का हो सकता है। उसका नाम क्या है, यानी उसका रेफरेंस कहाँ पे है वो, तो डबल कोट के अंदर में उस पर्टिकुलर फाइल का नाम दे दिया, जो कि हमने अभी आपके सामने में क्रिएट किया था, जिसका नाम हमने रखा ex.css। और अब आप इसको आप सेव करेंगे, और अब आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि अगर ये चीजें आपको याद नहीं रहे, तो VS कोड में उसके लिए भी आपके लिए काम करके दिया है कि आपको याद ना भी रहे, फिर भी आप ऐसे आप लिखिए। क्या आपको करना क्या है, जस्ट आप लिखिए लिंक। लिंक जस्ट आपको लिखना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। थर्ड ऑप्शंस आपको मिलेगा लिंक कोलन CSS। आपको जस्ट इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वही जो कोड मैंने लिखा था वो कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लेकिन वो बाय डिफॉल्ट नाम स्टाइल दे दिया है, लेकिन आप ये अपने अकॉर्डिंगली आपने एक्सटर्नल CSS का नाम क्या दिया है वो नाम आप यहाँ पे दे दें। और मैंने यहाँ पे दिया है EX, और इसको हम सेव कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आउटपुट आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है एक्सटर्नल CSS, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे
कि 3 बनाया गया। इस हमने सबसे पहले इनलाइन देखा, उसका क्या ड्रॉबैक था, उसको सॉर्ट आउट किया था इंटरनल। अब इंटरनल में ऐसा क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से एक्सटर्नल बनाया गया। ये डेफिनेटली आपके मन में चल रहा होगा कि एक ही काम को करने के लिए 3 अलग अलग तरीका बताया गया, तो ये हम कब यूज करेंगे, एक्सटर्नल वाला हम कब यूज करेंगे। इस चीज को आप आराम से समझिए। और ये बहुत सबसे ज्यादा जो हम यूज हम करते हैं हमेशा, वेबसाइट पे आप जब बनाएंगे तो एक्सटर्नल सीएसएस ही हम करेंगे। इस चीज को आप फोकस्ड होके आप समझने की कोशिश कीजिए। अब रीजन क्या है इसका, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो वो 1 पेज या 2 पेज का नहीं होता है, 10 पेज 20 पेज, डिपेंड करता है कि उसमें कितने सारे कंटेंट्स हैं, क्या सब चीजें आप दिखाना चाहते हैं। तो वहां पे ह्यूज एक वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं और 20 30 50 100 से भी ज्यादा पेजेस का वेबसाइट बनाया जाता है। तो अगर आपने स्टाइल तो आप नहीं यूज, मतलब इनलाइन तो आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इंटरनल अगर यूज करते हैं और इंटरनल अगर आपने यूज किया, मान लो कि एक पेज जैसे यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, इसी तरीके से और भी मल्टीपल पेजेस आपने बना लिया है, वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा कि अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा बाद में, तो आपको हर उस पेज में जाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक वेबसाइट अगर आप बनाते हैं और वो मल्टीपल, मान लीजिए कि 20 पेजेस का वेबसाइट है, तो जो एक स्टैंडर्ड होता है कि सभी पेजेस का बैकग्राउंड कलर हम एक जैसा रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक का कलर रेड रखा है, एक का ब्लू रखा है, एकदम मल्टी कलर में वेबसाइट बना दिया, ऐसा नहीं बनता। एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो होता है, डिसेंट सा कलर लिया जाता है जो कि फाइनल यूजर के आंखों पे नहीं लगना चाहिए, प्लीजेंटली वो आपके वेबसाइट पे आए तो सर्व करे और स्टे करके जो भी चीजें आप बताना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहते हैं, वो आप वहां पे उस चीज को आप कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका वेबसाइट काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव इन द सेंस ये नहीं कि आपने कलर वगैरह बहुत ही भयंकर भयंकर कलर आपने यूज कर दिया जो आंखों को चुभ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे क्लाइंट है और उस क्लाइंट ने आपके लिए कुछ बताया कि आप ये कलर यूज कीजिए। मान लीजिए कि आपका जो वेबसाइट क्लाइंट ने दिया कि आपको 100 पेज का वेबसाइट बनाना है और आपने 100 पेज का पेज डिजाइन आपने कर दिया, लेकिन आपने एक्सटर्नल सीएसएस यूज नहीं किया, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से आपने नहीं बनाया। आपने आपने क्या किया, इंटरनल सीएसएस यूज कर दिया, जो हमने इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले आपको स्टाइल टैग के अंदर में जो चीजों को करना बताया था उस तरीके से किया। तो कैसे वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि बाद में जब क्लाइंट ने देखा तो उसको लगा कि नहीं, ये कलर जो है अच्छा नहीं लग रहा है, और वो चाहता है कि नहीं, आप क्या कीजिए, ये सभी पेजेस जो आपने बनाए हैं, 100 या 200 पेजेस जो बनाए हैं, उसका कलर बोल रहा है कि आपको चेंज करना होगा। तो एज ए प्रोग्रामर आपको काफी परेशानी होगा। 200 पेजेस में इंडिविजुअली आपको जाना होगा और जहां जहां पे आपने कलर डाला है सभी को आपको चेंज करना होगा, जो कि काफी टाइम टेकिंग होगा। राइट होगा ना। तो वो जो टाइम क्यों जाना होगा, क्योंकि आपने इंटरनल यूज किया। तो 200 पेजेस में इंटरनली सभी पेजेस में आपको जाना होगा, जैसे इंडेक्स है और भी होम पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस होगा, सर्विसेज होगा, सर्विसेज के अंदर में बहुत सारे सर्विसेज हैं, सभी पेजेस के अंदर में आप जा जाके जो चेंजेस करोगे, वहां पे आपका वक्त बहुत ही जाया होगा। और फिर उस वक्त आपको समझ में आएगा कि मैं अगर काश एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया होता तो ये परेशानी नहीं होता। तो आपको अगर एक्सटर्नल सीएसएस अगर आप बनाए होते तो बस आप यहाँ पे आते, क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और यहाँ पे ये चीज डालते, और जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं, सपोज 200 पेजेस आपने बनाए हैं, जस्ट 200 पेजेस से इसको लिंक आपने किया हुआ है, और सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज में आप आओगे और क्लाइंट को बोलोगे कि कौन सा कलर चाहिए सर। वो जो भी कलर आपको बोलेगा वो कलर यहाँ पे डाल दीजिए, बस एक वर्ड आप डालेंगे और ये रिफ्लेक्ट सभी उस पेज में करेगा जहां जहां आपने ex.css को आपने HTML वाले फाइल से लिंक करके रखा है, वहां पे सभी पेजेस में वो आउटपुट रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये आपका काम जो है, जस्ट 2-4 सेकंड में आप उस काम को परफॉर्म आप कर लेंगे। और इसलिए एक्सटर्नल सीएसएस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करें। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो अभी आपको बताया है, इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्यों बेनिफिशियल है। अगर मैं यहाँ पे आपको, जैसे ये जो चीजें मैंने बताया, इसी को मैंने क्या किया कि एक और मैं पेज यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और
वो भी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे न्यू फाइल एक और बना लिया, जिसका नाम मैंने दे दिया home.html। ठीक है, जस्ट मैं जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, बोल के समझा है, उसको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ। home.html बनाया, और यहाँ पे भी मान लीजिए कि सेम कंटेंट में आपको रख देता हूँ कि यही सब चीजें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे भी रख दिया है। और यहाँ पे जस्ट समझने के लिए सबसे ऊपर में लिख देता हूँ क्या, होम पेज। ये हो गया होम पेज, ताकि आपको समझ में आएगा यस ये होम पेज का आउटपुट है। इसके बाद फिर हमने एक और पेज हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम मैं देता हूँ क्या, product.html। और इस product.html के अंदर में भी हम कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, और सेम वही कंटेंट यहाँ पे रख देते हैं, और इसका नाम दे दिया मैंने प्रोडक्ट पेज। एक और पेज हम आपके लिए क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया contact.html। और यहाँ पे भी आपने जो भी कॉन्टैक्ट का वो देगा, सारी चीजें आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे। और जस्ट मैं यहाँ पे एक समझने के लिए ये पार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है। कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कि कॉन्टैक्ट अस पेज। तो यहाँ पे भी H1 H2 H3 H4 लिखा हुआ है में। यानी हमने कितने पेज बनाए, इंडेक्स ऑलरेडी हमारे पास में बना हुआ था, हमने होम बनाया, प्रोडक्ट बनाया और कॉन्टैक्ट बनाया, और एक्सटर्नल CSS हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैं, अगर आप अभी होम, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट वाले पेज को अगर आप रन करेंगे तो आउटपुट आपको किस तरीके से आएगा, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं। मैं राइट क्लिक करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज ओपन हुआ है। सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट वाले को भी मैं रन करके पहले दिखा देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। और ये अभी आप देखेंगे यहाँ पे भी वो स्टाइलिंग नहीं आया है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पे भी राइट क्लिक करते हुए मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे कर दिया है। यानी आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अस पेज, प्रोडक्ट पेज और होम पेज, इसमें कोई भी स्टाइलिंग ऐड नहीं हुआ है, जबकि इसमें इंडेक्स वाला जो पहला जो पेज था जहाँ पे ये चीजें इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप इंटरनल नहीं यूज कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, जो कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये H1 H2 H3 H4 टैग सभी में ऑलरेडी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप वहां पे लिंक कर दें। तो आपको क्या करना होगा कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो ये लिंक वाला जो पार्ट है जो पहले से मैंने ऐड किया हुआ था, इसको जस्ट मैंने कॉपी करते हुए और यहाँ पे आके मैंने ऐड कर दिया है। किसमें, होम वाले में आप देखेंगे लाइन नंबर 8 में हमने ऐड कर दिया है। सेम उसी तरीके से हमने प्रोडक्ट वाले में भी सेम हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे भी मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है इंडेक्स, ये आप देखेंगे होम वाला पेज है, ये है प्रोडक्ट वाला, और ये है कॉन्टैक्ट वाला। कितना टाइम सेव कर रहा है। अब मान लीजिए ये जस्ट आप जस्ट इतना आप इमेजिन कीजिए कि ये 4 पेजेस का आपने वेबसाइट बनाया, क्लाइंट को आपने दे दिया। क्लाइंट ने देखा, बोला कि अरे इसका जो आपने जो कलर आपने यूज किया है, ये येलो मत यूज करो, यहाँ पे आप दूसरा कुछ कलर आप यूज कर लो, आप ब्लू कलर यूज कर लो। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए क्या आप बोल रहा है, क्या है कि ये आप यहाँ पे ब्लू कलर आप यूज किए, सभी का बैकग्राउंड जो है ये ब्लू आपको यूज करना है। अगर आपने इंटरनल यूज किया होता तो हर पेज में जाना होता आपको, यहाँ पे जाते, यहाँ पे ब्लू करते, इसमें करते, इसमें करते, और इस तरीके से कितना टाइम आपका जाता। लेकिन अभी आपने एक्सटर्नल CSS यूज आपने किया है, तो आपको सिंपली ex.css में आना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या जो कुछ भी कोई चेंजेस कराना चाहता है, यहाँ पे आप आएंगे, और यहाँ पे वो क्लाइंट बोल रहा है कि ब्लू कलर डाल दो, आप ब्लू लिख दीजिए, इसको सेव कीजिए, वो चीजें रिफ्लेक्ट हो चुका है। और ये होता है एक्सटर्नल CSS का मैजिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमें एक्सटर्नल CSS यूज करना है। यहाँ पे जस्ट 4 पेजेस था, लेकिन यहाँ पे जब वेबसाइट बनाएंगे तो 100 पेजेस का भी बनाएंगे, तो वहां पे आपका टाइम कितना सेव होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का इस तरीके से यूज करेंगे। और यहाँ पे तो जस्ट मैंने 4 ही टैग मैंने आपको बताया, लेकिन आप एक वेबसाइट बनाओगे, जैसे आप टेबल बना रहे हो, फॉर्म बना रहे हो, सभी में स्टाइलिंग कर रहे हो, तो आप उस तरीके से आपका काम इतना आसान हो जाएगा। एक बार आपको मेहनत करना है, एक बार अच्छी तरीके से आप डिजाइन कर लें, एक एडिशनल एक्सटर्नल फाइल बना लें, और उस तरीके से आप काम कीजिएगा। और फिर जहां जहां आपको जरूरत है वहां पे उस पर्टिकुलर पेज के साथ आप लिंक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक ही एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं क्या, तो नहीं, आप अलग अलग और जितना चाहे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने हेडिंग के लिए आपने एक अलग बना लिया, आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ भी एक रखा था, इसमें पैराग्राफ की पे जो कुछ भी स्टाइलिंग करना है इसके लिए आप एक अलग बना लें। ठीक है, तो उस केस में भी क्या करना होगा, यहाँ पे एक और जो फाइल बनेगा,
मान लीजिए उसका नाम आपने दे दिया ex2.css, तो उसको भी आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिंक किया, सेम उसी तरीके से उसके साथ भी यहाँ पे फिर से आप उसको लिंक कर लेंगे। तो जितना भी n नंबर ऑफ आप एक्सटर्नल पेजेस आप बना के आप अपने एग्जिस्टिंग HTML पेजेस में आप उसको लिंक आप कर सकते हैं। और ये होता है तीनों टाइप के बारे में मैंने आपको बताया, और तीनों का क्या सिग्निफिकेंट है, कहाँ पे यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्या किसका ड्रॉबैक है, ये हर एस्पेक्ट को मैंने समझाया और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने HTML के सेशन को अच्छी तरीके से अटेंड किया है, वहां पे मैंने आपको एक यूट्यूब जैसा क्लोन आपको बनाने के लिए आपको बताया था। एक और मैंने एक वेबसाइट आपको बताया था, ऊपर में पूरा मेनू बार था, नेविगेशन बार था, और उस तरीके से मैंने बताया था। उसमें जितने भी स्टाइलिंग का पार्ट था, कलर मैंने बताया था, अलाइनमेंट बताया था, वो सब कुछ अब आप लोगों को एक्सटर्नल CSS के थ्रू करना है। और ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि वहां पे अब हम लोग जिस तरीके से नॉर्मल HTML में हम जिस तरीके से कलरिंग वगैरह कर रहे थे या अलाइनमेंट कर रहे थे या टेबल में जितना भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज सेट करना बताया था, वो सब कुछ अब आपको एक्सटर्नल CSS के थ्रू करना है। यानी वही वेबसाइट आप एक्सटर्नल CSS के थ्रू स्टाइलिंग कीजिएगा। यूट्यूब वाला जो चीजें बताया था उसको भी आप एक्सटर्नल CSS के थ्रू आप कंपलसरी तौर पे उसको प्रैक्टिस आप कीजिए। ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को अभी आप समझ पाए होंगे कि CSS क्या है, कैसे हम यूज करेंगे, इनलाइन क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, लिंक हम किस तरीके से करेंगे, कौन सा सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा अगर आप यूज करना चाहें, आपके आपका कोडिंग कितना फास्टली आप कर सकते हैं, कितना आपका टाइम सेव करता है और कितना बेनिफिशियल है। सभी एस्पेक्ट के बारे में मैंने बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करें।